Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Kalam Chandio and welcome to Operation Management. Today our topic of discussion is supply chain planning and control. These are the chapter outlines or chapter contents which include what is the supply chain management and its related activities. Are different supply chain objectives needed in different circumstances? How can a relationship between operations in a supply chain affect the way it works? And how do supply chain behave in practice? So these are our topics. Today we are going to discuss them. Let's start. First of all, what is supply chain management? Supply chain management is the management of the flow of goods and services and includes all the process that transform raw materials into final products. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है जिसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो है मैनेज करना पड़ता है, जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होता है रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स the active streamlining of the business supply side activities to maximize the customer value and gain competitive advantage in the marketplace. इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा जो फोकस होता है वो सप्लाई साइड पे होता है। बिजनेस की सप्लाई साइड की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है, और जिस पे फोकस देने से क्या बढ़ता है, हमारे पास मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका जो है कंपटीशन में आपकी जो है प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ने से आपकी जो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप हासिल कर लेंगे। सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव्स। सप्लाई चेन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन management is to meet the requirements of end customers by supplying appropriate products and services when they are needed at a competitive cost। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ये होती है कि वो एंड कस्टमर्स यानी कि एंड यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट को जो है अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स पहुंचाए जिनकी उनको ज़रूरत है। यानी कि जैसे ही नीड्स ऑफ द कस्टमर अराइज होती है या डिमांड करते हैं कस्टमर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो है चीज़ों की डिलीवरी करना जो है सप्लाई चेन का मोटिव होता है। डूइंग दिस रिक्वायर्स द सप्लाई चेन टू अचीव अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ फाइव ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। इसको करने के लिए आपको बेहतरी लानी पड़ती है आपके ऑपरेशन के पांच जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें। उसमें से नंबर 1 है क्वालिटी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो कस्टमर क्वालिटी चाहते हैं उसके मुताबिक रखनी है। स्पीड, जितनी स्पीड के साथ उन्होंने ऑर्डर दिया है उतनी स्पीड के साथ, यानी कि जिस टाइम फ्रेम में उन्होंने आपसे कहा है कि ये चीज़ हमें इतने टाइम में चाहिए तो आप उसे उसी टाइम में आप जो है सप्लाई करें। डिपेंडेबिलिटी, अगर आप ऐसा करेंगे, क्वालिटी और स्पीड आपके पास टाइम कंट्रोल होगा तो आप डिपेंड कर सकेंगे अपने प्रोसेस पे, कि आप उस प्रोसेस पे डिपेंड कर सकते हैं कि आप जो है आपकी मशीनरी और वर्कर्स इफ़िशिएंट हैं, आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर थोड़े से फ्लक्चुएशंस वगैरह आ जाएं तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन कर सकें। एंड कास्ट, और जो कास्ट हो, बेसिक फैक्टर है कास्ट, उसको आप कंट्रोल में रखेंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है, मेन ऑब्जेक्टिव जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन का, वो कस्टमर की डिमांड को मीट करना होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। जैसे ही बिजनेस की रिक्वायरमेंट यही होती है कि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई, वांट्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए, तो सप्लाई चेन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसको करने के लिए आपको 4-5 चीज़ें दरकार होती हैं। जैसे आप क्वालिटी, स्पीड, डिपेंडेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कास्ट को कंट्रोल करते हैं तो आप जो है जल्दी से अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर पाते हैं। उसके बाद जो है आपके ऑपरेशंस जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जो है कस्टमर की डिमांड को भी पूरा जल्दी कर सकते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या एक्टिविटीज हैं? द
SCM, supply chain management activities include purchasing, physical distribution management, logistics, materials management and कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कुछ काम हैं देखें यहाँ पे। पहली पहली चीज आपके आपके जो आती है वो है परचेजिंग, उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, उसके बाद लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी करनी पड़ती हैं सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन मैनेजर को, जो मैनेज करता है। पहले पहले जो रॉ मटेरियल्स परचेज किया जाते हैं उसको फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उसको फिर मैनेज करना पड़ता है कि लॉजिस्टिक जो आपके पास जो है इन्वेंट्री वगैरह ना बने और ज़्यादा जब भी डिमांड हो आपकी जो प्रोडक्ट्स टाइम पे टाइमली जो है तैयार हो जाएं। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स यानी कि उसको फिर लोड करके, ये देखें यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ये परचेज किया यहाँ से सप्लायर के पास, सप्लायर से, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि आपके पास आ गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसे आप लॉजिस्टिक्स यानी कि आप गाड़ियों में लोड करके उस माल को जो है सप्लाई करेंगे टुवर्ड्स द कस्टमर। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आपके पास जो है ऑर्डर्स इसी टाइम नहीं है तो आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह है होनी चाहिए, जैसे आप स्टोर करके रखें, जब डिमांड डिमांड अराइज हो तो आप कस्टमर को जो है वो सप्लाई करें। और कस्टमर के बाद, सप्लाई के बाद कस्टमर के साथ के रिलेशनशिप मैनेज करने की आप कोशिश करें। ये सारे काम जो हैं एक सप्लाई चेन मैनेजर को करने पड़ते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कोर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। लेट्स डिस्कस देम सेपरेटली। पहला 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 जो है वो है परचेजिंग। परचेजिंग इज द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ऑफ एन पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस फंक्शन that forms the contract with the supplier to buy in the materials and services। परचेजिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की परचेज के बगैर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो पहले पहले आपको क्या कुछ परचेज करना पड़ता है रॉ मटेरियल, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं सप्लायर के साथ कि मटेरियल्स आपको कौन से चाहिए होते हैं, और उसके मुताबिक जो है आप डिफरेंट सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं। परचेजिंग समथिंग समटाइम्स कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट। कभी कभी ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी में परचेजिंग को प्रोक्योरमेंट भी लिखा जाता है। ये देखें परचेजिंग फंक्शंस जो हैं, कुछ फंक्शंस ब्रिंग्स टुगेदर द ऑपरेशंस एंड इट्स सप्लायर्स। ये देखें सप्लायर्स परचेजिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन, यानी कि आप जो है ऑर्डर देते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोटेशन भेजते हैं किसके पास, सप्लायर के पास। फिर सप्लायर जो है वो उस कोटेशन के मुताबिक आपको जो है कोटेशन सिलेक्ट, सप्लायर उसमें से आप सप्लायर सिलेक्ट करते हैं, उसको भेजते हैं। फिर जो है वो ऑर्डर आप करते हैं, उसके बाद वो आपकी जो प्रिपेयर करके चीज़ें जो है आपको सप्लायर रॉ मटेरियल्स भेजता है। फिर आप उनको क्या करते हैं, ऑपरेशन में लेके जाते हैं, फिर जब उसको स्टोर करके रखते हैं, जब डिमांड डिमांड फ्रॉम द कस्टमर आती है तो आप उसको कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन से सप्लायर को आपने कांटेक्ट करना है। फॉर सपोज इफ यू आर बिलोंगिंग टू मोटर बाइक असेंबलिंग कंपनी पार्ट्स, तो आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स होंगे। अब आपके पास कुछ जापानीज पार्ट्स होंगे, कुछ कर्ल्फ है, कुछ जो है दूसरी कंपनीज हैं जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो आप डिफरेंट जो है सप्लायर्स देखेंगे, उसमें से एक किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसे आप जो है कोटेशंस जो भी होंगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरी चीज़ें रॉ मटेरियल्स आपको दरकार होगा, वो कोटेशन बना के आप भेजेंगे। फिर प्रिपेयर द कोटेशन फॉर स्पेसिफिकेशन प्राइस डिलीवरी ईटीसी। वो आपको कोटेशन का जो है जवाब भेजेंगे, जिसमें आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइस और डिलीवरी कब होगी ये सारी चीज़ें भेजते हैं। उसके बाद आप जब ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर पे आपके मटेरियल प्रिपेयर करके आपको भेज देते हैं। रॉ मटेरियल आपके आने के बाद आप क्या करते हैं, अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट करने करने के बाद आप जो है जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं।
प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करते हैं, वेट करते हैं कि कस्टमर की डिमांड अराइज हो। जैसे ही कस्टमर डिमांड करते हैं तो आप उन्हें सप्लाई कर देते हैं। तो परचेजिंग जो है मेन फंक्शन है। पहले पहले परचेजिंग आप किसकी करते हैं, परचेजिंग करते हैं रॉ मटेरियल्स वगैरह और मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह, जो चीज़ें आपको दरकार होती हैं एक प्रोसेस को चलाने के लिए, उसकी आप परचेजिंग करते हैं। समटाइम परचेजिंग को आप प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट सप्लायर सिलेक्शन। अब नेक्स्ट इज सप्लायर सिलेक्शन जो है बहुत ही, चूजिंग अप्रोप्रिएट सप्लायर शुड इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स। आपके पास सप्लायर जो चूज करना बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का एक टास्क होता है। Rarely are the potential suppliers so clearly superior to their competitors that the decisions is self-evident। कभी कभी कह रहा है कि ऐसा होता है कि बहुत मुनासिब फ़र्क जो नज़र आ जाता है कि एक बहुत ही अच्छा सप्लायर है जिसके बाकी कॉम्पिटिटर्स से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छी हैं। तो ऐसे कह रहा है कि कभी कभी होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको चूज करना पड़ता है, सप्लायर ढूंढना पड़ता है, फिर आप उस सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की जो है स्पेसिफिकेशंस या मुख्तलिफ किस्म का एक प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं। यानी कि पहले पहले आप क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स। आप डिफरेंट सप्लायर्स को जो है सामने रखते हैं, फिर उनको एवेल्युएट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पार्ट्स जो है किसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या कौन सी कंपनी जो है आपको ज़्यादा स्विट करेगी। तो उसमें से आप फिर बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके साथ नेगोशिएशंस करते हैं, फिर उससे उससे जो है जो भी मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर वगैरह देते हैं। Different outsourcing resources are सिंगल सोर्सिंग, मल्टी सोर्सिंग, ई प्रोक्योरमेंट एंड ग्लोबल सोर्सिंग। आपके पास चार मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज होते हैं। यानी कि कुछ आपके पास ऐसे सप्लायर्स होते हैं, आप कभी कभी ऐसे सप्लायर की तलाश में होते हैं कि आप एक ही सप्लायर जो ढूंढें जिससे आप मुसलसिल जो है प्रोडक्ट खरीद करना चाहें, तो उसे आप क्या कहेंगे, सिंगल सोर्सिंग। यानी कि एक ही चीज़ जो है, फॉर सपोज आपके पास आपकी अगेन मैं अपने एग्जांपल पे वापस जाता हूँ। मोटर बाइक असेंबलिंग कंपनी है, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप एक ही सप्लायर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको टायर्स भी सप्लाई करे और बॉडी पार्ट्स जो होंगे बाइक्स के वो भी सप्लाई करे। तो एक ही अगर आपके पास है सप्लायर, तो उसे आप कहेंगे सिंगल सोर्सिंग। लेकिन ऐसा रेयरली होता है, कभी कभी होता है। जो टायर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं वो दूसरी कंपनीज होती हैं। अगेन जो गाड़ी में बैटरीज लगती हैं वो दूसरी कंपनीज होती हैं, बनाती हैं। तो एक ही कंपनी सारे के सारे पार्ट्स नहीं बनाती है, तो आपको मल्टी सोर्सिंग करनी पड़ती है। यानी कि एक से ज्यादा सोर्सेज से कांटेक्ट करना पड़ता है। फॉर सपोज ए जो है उससे आप जो है गाड़ी के पार्ट्स खरीद रहे हैं, बी से जो है आप बैटरीज खरीद रहे हैं, सी से जो है आप जो है क्या कर रहे हैं के टायर्स मंगवा रहे हैं। तो आपने तीन चार जो डिफरेंट सोर्सेज से आपने जब ऑर्डर्स बुक करवाए हैं, वहां से आपने डिफरेंट जो है चीजें मंगवाई हैं, तो आपने क्या किया है, मल्टी सोर्सिंग टेक्निक को अप्लाई किया है। ई प्रोक्योरमेंट में यानी कि इंटरनेट के जरिए भी आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। और आपके पास दूसरा सोर्स है ग्लोबल सोर्सिंग। यानी कि जब आप क्या करें कि अपनी कंट्री में से उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर, जो जो चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं उससे बाहर दूसरे किसी मुल्क से आप जो है चीज़ आउटसोर्स करना चाहें, तो उसी सोर्स को आप क्या कहते हैं, ग्लोबल सोर्सिंग। फॉर सपोज आपको कुछ पार्ट जो हैं, जैसे पहले के दौर में यामाहा एक बाइक होती थी जो इंडियन बाइक थी, तो उसके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते थे, तो आपको वो आउटसोर्स करने पड़ते थे। तो अगेन देयर आर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के जो है बीच में अगर आप क्या करें, आउटसोर्स करें, यानी कि चीज़ें बाहर से मंगवाएं, तो उन्हें आप कहते हैं ग्लोबल सोर्सिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो फंक्शन है, उसमें आप देखें, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटीग्रेटेड मूवमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल।
इंटीग्रेटेड मूवमेंट एंड स्टोरेज, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइज करके चलाना किसको, मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल को, यानी कि मटेरियल जो आपने ऑर्डर किया है उसको आप क्या करेंगे, पहले मूव करेंगे स्टेज 1, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी, यानी कि उन स्टेजेस के दरमियान में अच्छे से मूव करवाना है, और उसके बाद जब वो मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसे कैसे स्टोरेज कैसे किया जाए, तो इसको आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं। द term logistic in supply chain management broadly similar to the physical distribution, यानी कि कभी कभी लॉजिस्टिक टर्म जो है उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जाता है, यानी कि जब प्रोडक्ट्स आपके पास पहले पहले आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं तो वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। अब आपके पास रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड्स बन जाती हैं तो आप उसे फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है स्टोरेज तक आप लेके जाते हैं, तो ये मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स जो होती है उसे कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने दो कामों पे फोकस करना होता है, एक तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, दूसरा स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब आपकी जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रेवल करती है, यानी कि एक एक जगह से वो सामान लेके जाती है दूसरी जगह पे, या तो वो सामान ऑर्डर किया होता है किसी को डिलीवर करने जाती है, तो डिफरेंट जो है कंज्यूमर तक हो जाती है, तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास ये आता है कि बैक लोडिंग। बैक लोडिंग यानी कि मतलब व्हेन अ कंपनी इज कॉन्ट्रैक्टेड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स व्हीकल्स may have to return from B to A empty। अब एक कंपनी है ए, दूसरी है बी, ए कंपनी की गुड्स जो है बी कंपनी की तरफ जा रही हैं, जब वो बी को डिलीवर करेगा गुड, तो बी बी के पास से ए तक वापस जब गाड़ी आएगी तो खाली होगी। Backloading means finding the potential customers who wants their goods transported from B to A in the right time frame। अब आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है, आपको ऐसा वे ढूंढना है जिसके जरिए आप क्या करें कि ऐसी चीजें सर्च करें जो आपकी जरूरत में है। सपोज रॉ मटेरियल से आपने कॉमन एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। फर्स्ट सपोज आपने देखे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है वो कपास से जो है उसमें से खरीद करते हैं, उसमें से फिर कपड़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं। अब देखिए वो कपड़ा जो बन रहा है वहां से जो ट्रालर लोड होके कपड़ा लेके आ रहा है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी सिटी में आता है, तो वो जो सप्लायर्स होते हैं, जो जो कंपनी सप्लाई करती है कपड़ा, तो उस सप्लाई करने वाली कंपनी फिर ये कोशिश करती है कि हमारा जो ट्रालर वापस आएगा तब वो कहीं ना कहीं से वो कपास का जो ऑर्डर है वो लेके आए, यानी कि फिर वो कस्टमर को फाइंड करते हैं कि कहाँ से सुइटेबल है, और वहां से वो अपना बैक लोड करके उस गाड़ी को फिर वापस रॉ मटेरियल के साथ भिजवाते हैं। तो इसे कहते हैं बैक लोडिंग, यानी कि कंपनी से गाड़ी जब निकली तब भी भरी हुई गई थी, आएगी तब भी भरी हुई आएगी, तो इसे इसे बैक लोडिंग कहते हैं। एक ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग कस्टमर्स ऑर्डर ऑफन यूज्ड इन ई रिटेलिंग। कह रहा है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट के साथ जो है कस्टमर को ऑर्डर सप्लाई करने की मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं वो ई रिटेलिंग में होती हैं, बट नाउ आल्सो यूज्ड इन अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। लेकिन कभी कभी ऑपरेशंस के दूसरे किस्म में भी ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो आपके पास काम होता है। फर्स्ट सपोज देखें, आपने पहले भी पढ़ा है कि स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, यानी कि एक ही कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 3-4 स्टेजेस होते हैं, उसमें से प्रोसेस होके जो है आउटपुट बनता है। जब इनपुट ए के पास आता है तो ए ऑर्डर आप अपना जो उसका काम होता है उसको फुलफिलमेंट करके बी को सप्लाई करती है, बी जो है अपना काम पूरा करके फुल करके उसके बाद सी को सप्लाई करती है, उसके बाद जो जैसे ही जो है तैयार होके जो चीज निकलती है तो वो अगेन ऑर्डर फुलफिलमेंट के टाइम ड्यूरेशन में जो है आपके पास आ जाती है फाइनल गुड्स के फॉर्म में। मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड मर्चेंडाइजिंग, it includes material management includes the functions of purchasing, expanding, expanding,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में ये कुछ काम आते हैं। पहले पहले तो आप मटेरियल को परचेज करते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं यानी कि इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद कौन कितना मटेरियल आपका इन्वेंट्री में बच गया यानी कि बची हुई चीज़ें कितनी हैं उसको मैनेज करते हैं। स्टोर, फिर उनको स्टोर करके रखते हैं, या जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है, मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है फाइनल गुड्स के फॉर्म में, उसको स्टोर करते हैं, तो उसे स्टोर मैनेजमेंट कहते हैं। और उसके बाद प्रोडक्शन मैनेज प्लानिंग जो है, आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि कितनी चीज़ें, आपकी डिमांड कितनी है, उसके मुताबिक आपको कितना प्रोड्यूसिंग आर्डर जारी करना चाहिए, तो इसके बारे में आप प्लानिंग करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल भी फंक्शन होता है। अगेन आपके पास अगर प्रोडक्शन में कोई गलती वगैरह हो जाती है तो उसे आप कंट्रोल भी करते हैं। तो यानी कि एवेल्यूएशन ऑफ एक्शन एंड मेक्स द करेक्शन भी करते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है एवेल्यूएशन ऑफ एक्शन एंड मेक्स द करेक्शन, यानी कि आप अपनी गलतियों को, आप अपने जो है प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। अगर उसमें कोई भी खामी आपको नज़र आती है तो आप उसे एवेल्यूएट करके फिर जो है उसे दोबारा सही करते हैं। तो इसे आप कंट्रोल फंक्शन कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को, लॉजिस्टिक्स वगैरह को भी मैनेज करते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये मटेरियल्स मैनेजमेंट में आती हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट वाज ओरिजिनली सीन एज द मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग टोटल कास्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल मैनेजमेंट का जो टर्म है ओरिजिनली जाहिर हुआ था कि कैसे टोटल कास्ट को कम से कम बनाया जाए। कौन सी टोटल कास्ट को कम से कम बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, देखें उसमें आप कैसे मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल सस्ता एक्विजिशन माने हासिल कर सकें, और उसको मैनेज करके सस्ती चीज़ें जो है बनाने बनाने वाले प्रोसेस को बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि वो सारे प्रोसेस जिसमें मटेरियल्स की वेस्टेज होती है उसको कंट्रोल करके आप क्या करेंगे, ऐसी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें आपका लॉस जो है कम से कम हो, तो उसे आप मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा टर्म है मर्चेंडाइजिंग। Merchandising in retail operations, the purchasing task is frequently combined with the sales and physical distribution task into a role termed as merchandising. यानी कि जब आप मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें रिटेल शॉप पे रखते हैं वो ऑब्वियसली आपकी सेल के लिए रखते हैं। तो जब आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसकी कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक, तो उसे आप क्या कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। यानी कि मर्चेंडाइज एक वर्ड है अकाउंटिंग का, जिसे आपने पहले अकाउंटिंग में पढ़ा था। मर्चेंडाइज का मतलब होता है द गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। यानी कि मर्चेंडाइजर्स जो होते हैं वो मोस्टली रिटेलर्स होते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को खरीद करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ों को कस्टमर तक बेचते रहते हैं। तो इनमें जो सारी चीज़ें आपके पास देखें, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उसकी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है चीज़ों की, जो भी एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ऐसे ऐसे फंक्शन को आप कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। एंड जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है उसे आप मर्चेंडाइजर या आप रिटेलर कहते हैं। मर्चेंडाइजर typically has responsibility for organizing sales to retail customers, for the layout of the shop floor, inventory management, and the customer and the इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द परचेजिंग। मर्चेंडाइजिंग का फंक्शन जो होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सेल्स कस्टमर के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके अपने पास रखता है, और उसका जो लेआउट है इतना मज़ेदार चीज़ों को बना के रखता है कि वो खुद ही आपको अट्रैक्ट करती हैं और आसानी से आप वहाँ से चूज़ करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, यानी कि उसके पास पहले जो चीज़ें स्टॉक में पड़ी होती हैं वो कोशिश करता है कि सबसे पहले वो चीज़ें आपको बेच दे। उसके बाद परचेजिंग, और कंटिन्यूअसली वो परचेज भी करता रहता है। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मर्चेंडाइजर की, जिसमें जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम रिटेलर भी कह सकते हैं। वो क्या करता है, आपने देखा होगा, कॉमन एग्जांपल है, कोई भी रिटेलर जनरल शॉप देख लें आप, वहाँ से वो चीज़ें जो है ऑर्डर करता है, डिफरेंट कंपनी से वो ऑर्डर
करता है, फिर ऑर्डर जो है वो सप्लायर्स उसको सप्लाई करके जाते हैं, प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल होती हैं। जब कस्टमर को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आटा, चीनी, दाल वगैरह, तो वो थोड़ी थोड़ी जो है वो बेचता रहता है, और बाकी जो चीज़ें आपके पास उसके पास बच जाती हैं वो उसकी इन्वेंट्री होती हैं। और उसकी इन्वेंट्री को देख के अगर आप उसकी कोई चीज़ देखता है कि कम हो रही है, चीनी या दाल कम हो रही है, तो फिर वो दोबारा ऑर्डर कर परचेजिंग ऑर्डर देता है और जो है दोबारा वो चीज़ अवेलेबल करके आपके लिए रखता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स में टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैसे होते हैं देखें। हेयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन सप्लाई चेन। नंबर वन इज बिजनेस आर कंज्यूमर रिलेशनशिप, और दूसरा है ट्रेडिशनल मार्केट सप्लाई रिलेशनशिप। नंबर सी इज थ्री इज virtual operations. Number four, partnership supply relationships. So let's discuss them. First of all, a business or consumer relationship. Business or consumer relationship, the growth of e-commerce has established the broad categorization of the supply chain relationships. कह रहा है कि ग्रोथ जो हुई है ई कॉमर्स वाली, उसकी वजह से जो है सप्लाई चेन के रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज में बढ़ गए हैं. This happened because the internet companies have tended to focus on one of four market sectors defined by the supplying who. कह रहा है कि ये इसीलिए हुआ है कि इंटरनेट कंपनीज जो भी इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड हैं, यानी कि ई कॉमर्स से कनेक्टेड कंपनीज हैं, वो मोस्टली फोकस इस बात पे करती हैं डिफाइंड बाय हु इज सप्लाइंग हु, यानी कि कौन कौन सा बंदा किसको सप्लाई कर रहा है चीज़ें. तो उसके बुनियाद पे यहाँ पे कुछ चार कैटेगरीज आपके सामने हैं. नंबर वन इज बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग में आपके पास क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा होता है. जैसे मैंने आपको मोटरसाइकिल असेंबलिंग कंपनीज का एग्जांपल दिया था कि क्योंकि उसको क्लच, ब्रेक शू और जो है चेन सेट वगैरह सारी चीज़ें जो है असेंबलिंग कंपनीज को दरकार होती हैं, तो वो किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से वो लेता है. उसके साथ साथ उसको जो दूसरी चीज़ें दरकार होती हैं, जैसे उसको टैंकी और टापे जो है टूल टापे वगैरह होते हैं, उसके वो दरकार होते हैं मोटरसाइकिल के, तो वो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके लिए. तो ये अगेन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एक बिजनेस क्या कर रहा है, एक दूसरे बिजनेस से वो खरीदारी करके क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ों को जो दूसरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है. अब इसका एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल है रिटेलर्स में जो है वो आजकल वो है ईडीआई. ईडीआई नेटवर्क्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंचार्ज नेटवर्क के जरिए क्या है कि सप्लायर्स और जो सप्लायर है, एक दूसरा जो बिजनेस ओनर है, यानी कि एक सप्लायर जो दूसरा कस्टमर हो गया, यानी कि एक बिजनेस यहाँ पे सप्लायर है, दूसरा बिजनेस क्या है उसका कस्टमर है. तो बिजनेस सप्लायर और बिजनेस जो कस्टमर है, दोनों आपस में ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंचार्ज नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं. जब भी कुछ भी सप्लाई का ऑर्डर कम होता है तो ईडीआई के जरिए, यानी कि वो जो सप्लायर है उसको मालूम हो जाता है थ्रू द सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसकी जो भी सेल्स हो रही होती है, उसने जो ऑर्डर्स भेजा होता है वो भी उसको पता होता है, जो सेल हो गया वो भी पता होता है, और उसके बाद जो जो सेल करना है वो भी उसको पता होता है. यानी कि उसको सारी चीज़ पता होती है. पहली चीज़ कि कितना उसने ऑर्डर भेजा था, वो परचेज. उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि उसको एक तो ऑर्डर ये आता है कि उसके पास परचेज का ऑर्डर आया, दूसरा परचेज के बाद उसके बाद आई तो उसके पास इन्वेंट्री में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी उसे पता होता है, क्योंकि वो ईडीआई के जरिए उसकी पूरी जो स्क्रीन है उसे शो हो रही होती है, उसके जरिए जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, सप्लायर्स एंड बिजनेस दोनों आपस में. दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स. बिजनेस टू कंज्यूमर्स एग्जांपल्स आर इंटरनेट रिटेलर्स, amazon.com etc. या जो दूसरे भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं चीज़ें. अब वो क्या है, बिजनेस जो है डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे जो चीज़ें रखते हैं, कुछ तो डायरेक्ट सेल करते हैं और कुछ इन जो है इनको फॉलो करते हैं, जैसे अमेजोन है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं. तो इनको फॉलो करके बिजनेस टू कंज्यूमर्स जो रिलेशनशिप बनाया जाता है, यानी कि सेल की जाती है, तो उसे आप बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप कहते हैं. और तीसरा है
Consumer to business example, some airline ticket ऑपरेटर्स पेरी डॉट कॉम एक वेबसाइट है जो काम करती है कंज्यूमर की जो टिकट्स हैं, ऑनलाइन टिकट्स हम एयरलाइन टिकट ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं मुख्तलिफ, लेकिन एयरलाइन कंपनी कुछ और है और एयरलाइन के टिकट बुक करवाने वाले ऑपरेटर्स जो हैं कुछ और हैं। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ दूसरा एग्जांपल अगर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी आपको एग्जांपल दे दिया था कि बिजनेस की जो गाड़ी आती है तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर्स जो फॉर सपोज एक गांव में कपड़ा लेके आई है गाड़ी, तो उसके पास, गांव वाले के पास जो है उसे वहां से आसानी से क्या मिल सकती है, कपास या रुई वगैरह जो है मिल सकती है आसानी से। तो वो अगेन जो है रुई या कपास जो है कंपनी को सप्लाई कर रहा है, तो ये अगेन जो है कंज्यूमर से उसने कुछ चीज़ें बाय की और कुछ बिजनेस ने उसको सप्लाई किया, तो कंज्यूमर टू बिजनेस ये एक रिलेशनशिप बन जाता है। उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप, सी टू सी एग्जांपल्स हैं इसके स्पेशल कलेक्टर साइट्स जैसे eBay.com है। ऐसे स्पेशल कलेक्टर साइट्स जो स्पेशल किस्म के लिए कुछ कलेक्टिंग साइट काम करती हैं एक दूसरे के लिए, तो कंज्यूमर के लिए काम होता है, तो उसी इसी किस्म के आप रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मार्केट।